तो आज अपन रेटिकुलोसाइट पढ़ेंगे ना। रेटिकुलोसाइट क्या होती है उसको समझने से पहले अपन पहले ये देखेंगे बनती कैसे, ठीक है। होती तो ये इमेच्योर आरबीसी है, आरबीसी से पहले की स्टेज होती है, ठीक है। आरबीसी जो बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब सिंथेसिस किसी भी चीज का, एरिथ्रो मतलब रेड, आरबीसी, ठीक है। ये आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। बोन मैरो में होती है डरते हुए। तो बोन मैरो में होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उससे बनती है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर, फिर उससे बनेगी आपकी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनेगी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उससे बनेगी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में एचबी का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी आएगी लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर आएगी रेटिकुलोसाइट का, रेटिकुलोसाइट, ठीक है। और रेटिकुलोसाइट में हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हो गया है, ठीक है। इस तरह के इसमें ब्लूइश डॉट होते हैं या रेटिकुलम होता है, ये होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको रेटिकुलम भी बोलते हैं। तो फाइनली बनती है हमारी आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। तो ये है एरिथ्रोपोइसिस, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, तभी समझ आएगा कि भाई रेटिकुलोसाइट होती क्या है। तो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी बनने से जस्ट पहले की एक स्टेज होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रेटिकुलोसाइट। अब हम देखते हैं कि रेटिकुलोसाइट जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है अडल्ट में, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट, इसका नॉर्मल परसेंटेज होता है अडल्ट में 0.5 से 2.5%, ठीक है, इतना होना चाहिए नॉर्मली। ये इसका हो गया नॉर्मल परसेंटेज। जो न्यूबॉर्न होते हैं बच्चे उनमें थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, वो नॉर्मली ज्यादा होता है, ठीक है। और कुछ कंडीशन होती है जिसमें कम या ज्यादा होता है, वो अपन लास्ट में देखेंगे। जैसा अपन ने देखा कि इस तरह का रेटिकुलम होता है, ठीक है, और इस तरह से दिखती है आपको रेटिकुलोसाइट, ठीक है, जब स्टेन करते हैं उसके बाद। पर इसकी भी बहुत सारी स्टेज होती है, इसकी 4 स्टेजेस होती है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट की। तो मेनली हम एक ही समझते हैं, पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती है। स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, रेटिकुलोसाइट की स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में 4 स्टेजेस होती है, 1, 2, 3 एंड 4। डिफरेंस क्या है? 1, 2, 3, 4। जो रेटिकुलम है अंदर का, इसका डिफरेंस होता है। जो 1 है इसमें ये बहुत ही डेंस होता है, इस तरह से ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इस तरह के डेंस रेटिकुलम बना होता है जाल जैसा। स्टेज 2 है, इसमें थोड़ा सा लूज हो जाता है, इतना डेंस नहीं है, ठीक है। स्टेज 3 में ये रेटिकुलम के ऐसे टुकड़े होते हैं और साथ में ये इस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और स्टेज जो 4 है इसमें कुछ रेटिकुलम नहीं होता, मेनली ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो होती है यही होती है, 60% के अराउंड यही मिलती है स्टेज 4, और 32% के अराउंड मिलती है स्टेज 3। तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत रेयरली देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको रेटिकुलोसाइट को ऐसा ही मान के चलते हैं, क्योंकि 90% ऐसी ही दिखती है, ठीक है। जो अंदर दिख रहा है ये क्या है? रेटिकुलम। क्या होता है ये? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब इसका आप रेटिकुलोसाइट स्टेन करते हो उसका प्रिंसिपल यही होता है। तो ये स्टेजेस हो गई इसकी 4। अब हम इसका देखते हैं रेटिकुलोसाइट स्टेनिंग जो हम करते हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट स्टेन कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका न्यू मिथाइलिन ब्लू, न्यू मिथाइलिन ब्लू। एक होता है आपका ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। और इनको ना हम कहते हैं सुप्रा वाइटल स्टेन। क्या कहते हैं? सुप्रा वाइटल स्टेन्स। ये दोनों ही इस कैटेगरी में आते हैं, सुप्रा वाइटल। इसका मतलब क्या होता है सुप्रा वाइटल का? ये सेल को लिविंग स्टेज में
स्टेन करते हैं। वाइटल मतलब कि लिविंग, ठीक है। जब सेल लिविंग स्टेज में होती है तब उसको स्टेन करते हैं, इसलिए इनको सुपरा वाइटल स्टेन कहते हैं, ठीक है। और इनका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करते हैं स्टेन? प्रिंसिपल, इनकी जो डाई होती है ये रिएक्ट करती है राइबोसोमल आरएनए के साथ, ठीक है, और ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है, मतलब यह ब्लू कलर का स्टेन करती है। ये है इसका काम करने का तरीका। ये आपका न्यू मेथाइलिन ब्लू यूज करो या ब्रिलियंट क्रिस्टाइल ब्लू यूज करो, ये राइबोसोमल आरएनए होगा उससे रिएक्ट करेगी और ब्लू कलर का स्टेन कर देगी उसको, ठीक है। तो हम उसी को देखते हैं फिर माइक्रोस्कोप में। अब इसका हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, करते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 2 ड्रॉप फ्रेश EDTA सैंपल लोगे, ठीक है। उसमें आप ऐड करोगे 2 ड्रॉप्स न्यू मेथाइलिन ब्लू, जो स्टेन है इसका, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे और इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंक्यूबेट से निकालेंगे, मिक्स करेंगे और एक स्मीयर बना देंगे, ठीक है। अब स्मीयर ड्राई होने के बाद चाहे तो हम काउंटर स्टेनिंग कर सकते हैं या चाहे तो हम डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं उसकी, ठीक है। माइक्रोस्कोप नहीं, न्यूवार चैम्बर से नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे सीधा, ठीक है। स्मीयर बनाया ना हमने तो न्यूवार चैम्बर की। अब माइक्रोस्कोपी में हम कैसे करते हैं, टोटल 1000 आरबीसी गिनना होता है, 1000 आरबीसी गिनेंगे, ठीक है। उसमें से कितना परसेंटेज आ रहा है उसके हिसाब से इसको हम देखते हैं, ठीक। 1000 आरबीसी गिनना है तो 2 ड्रॉप लिया फ्रेश EDTA सैंपल, 2 ड्रॉप ऐड करी न्यू मेथाइलिन ब्लू, उसको मिक्स किया, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन को हमने इंक्यूबेट करा 37 डिग्री पर 30 मिनट के लिए, फिर मिक्स करेंगे उसको अच्छे से, फिर उसका स्मीयर बना देंगे और माइक्रोस्कोप में देख लेंगे कितना सेल काउंट करना है, 1000। तो ये हो गया इसका स्टेन कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर होता है। अब इसमें क्या क्या कैलकुलेशन हम करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहली कैलकुलेशन होती है रेटिक्यूलोसाइट काउंट, रेटिक्यूलोसाइट काउंट। तो ये आपको काउंट पता करना है कितना है, ठीक है, मतलब इसका परसेंटेज। रेटिक्यूलोसाइट परसेंटेज, तो आपने 1000 सेल गिनी, ठीक है, उसमें से कितनी रेटिकुलोसाइट काउंट आई है उसका नंबर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका आरबीसी काउंटेड इनटू 100, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 सेल गिनी, ठीक है, टोटल 1000 रहेगी आपकी आरबीसी, उसमें से मानो आपका 100 था ये आपका रेटिक, और टोटल तो आपकी 1000 है, ठीक है, इंटू 100। अब इसको आप ये करोगे तो टोटल आपका आ गया 10%। इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा रेटिकुलोसाइट परसेंटेज, ठीक। रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंटेज कितना है, नॉर्मली क्या होता है 0.5 से 2.5, ठीक है। एक कैलकुलेशन ये हो गई। दूसरी कैलकुलेशन होती है रेटिकुलोसाइट, मतलब एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट कि रेटिकुलोसाइट का नंबर कितना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, जो भी इसका परसेंटेज आएगा रेटिकुलोसाइट परसेंटेज इनटू आरबीसी काउंट, क्योंकि निकाल तो आरबीसी में से ही रहे ना। अगर ये 10% है इसका मतलब ये है कि जितनी भी आरबीसी है उसमें 10% रेटिकुलोसाइट है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर अपन को ये निकालना है कि कितना इसका एब्सोल्यूट काउंट है, तो जितनी आरबीसी है उसका 10% जो होगा वो रेटिकुलोसाइट होगा, ठीक है। रेटिकुलोसाइट मतलब आरबीसी जो है मैच्योर, उसमें कितनी
रेटिकुलोसाइट है उसका परसेंटेज अगर वो एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो उसका सिग्निफिकेंस होता है, और कम हो जाता है तो भी उसका महत्व होता है। ठीक है, ये देखना होता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, वो है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, क्योंकि ये तो आपने उस सैंपल के हिसाब से कर लिया, पर अब कोई पेशेंट आएगा तो उसका हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन कम हो, ज्यादा हो, आरबीसी काउंट कम हो, ज्यादा हो, पर वो करेक्टेड आपको निकालना है कि उसके हीमोग्राम के हिसाब से क्या होना चाहिए सही काउंट। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा आपका करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। इसका फॉर्मूला होता है, जो आपका ये आया रेटिकुलोसाइट परसेंटेज, रेटिकुलोसाइट परसेंटेज इनटू पीसीबी। पीसीबी मतलब हेमेटोक्रिट, उस पेशेंट का हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट ऑफ पेशेंट जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल हेमेटोक्रिट या नॉर्मल पीसीबी। अब इसका एक एग्जांपल कैसे समझते हैं, हम इसी को लेके चलते हैं। हमारा रेटिकुलोसाइट परसेंटेज आ रहा था 10, ठीक है, मानो इसका हेमेटोक्रिट है इस पेशेंट का हमारा 30, ठीक है, और नॉर्मल अगर अडल्ट में होता है 45 के अराउंड होता है हेमेटोक्रिट, तो ये हमारा हो गया 45। तो ये आपका अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आगे हो जाएगा, और 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा 20 × 3, तो लगभग ये कुछ 6.3 के अराउंड आएगा। ठीक है, सॉरी 6.7 के अराउंड आएगा। तो आ रहा था हमारा रेटिकुलोसाइट परसेंटेज 10, पर जब हमने उसको हेमेटोक्रिट से करेक्टेड वाला निकाला तो एक्चुअल वैल्यू आई 6.7। तो ये रहेगा उसका, ये रिपोर्ट हम करेंगे करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट में। हम 10 नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हेमेटोक्रिट के हिसाब से उसको करेक्ट करना है। अगर हेमेटोक्रिट कम है तो ओवरऑल परसेंटेज उसका कम हो जाएगा, और हेमेटोक्रिट अगर ज्यादा होता तो आपका ये भी ज्यादा हो जाता वैल्यू। ठीक है, इसलिए करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट निकालना है। हाँ, क्योंकि ये लोअर साइड में है हेमेटोक्रिट, ये हमने एक एग्जांपल लिया, वो कुछ भी हो सकता है। हमको तो वैल्यू फीड करनी है कि भाई रेटिकुलोसाइट परसेंटेज जितना आ रहा है, पेशेंट का हेमेटोक्रिट कितना है, और नॉर्मली उस एज में कितना होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक और इस पे कैलकुलेशन होती है, वो भी देख लेते हैं। रेटिकुलोसाइट मैचुरेशन प्रोडक्शन इंडेक्स, ठीक है, ये कैसे निकलता है, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, ये वाला करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट डिवाइडेड बाय मैचुरेशन डेज। अभी अलग अलग हेमेटोक्रिट के हिसाब से अलग अलग मैचुरेशन डेज होता है, उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पढ़ सकते हो। जैसे 45 अगर हेमेटोक्रिट है तो मैचुरेशन डे होता है 1, अगर 35 हेमेटोक्रिट है तो मैचुरेशन डे होता है 1.5, और आपका 25 है हेमेटोक्रिट तो मैचुरेशन डे होता है आपका 2। इस तरीके से जैसे जैसे कम होता जाता है हेमेटोक्रिट, मैचुरेशन डेज बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मोस्टली हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट तक आप बता देते हो तो हमारा मोस्टली काम हो जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर मानो ये आपका 2 है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट, 2 या 2 से ज्यादा है या 2 से कम है, 2 से ज्यादा है तो ये बता रहा है कि अगर अनीमिया था पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, उसके बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा चल रहा है करेक्टेड रेटिक काउंट, तो इसका मतलब बोन मैरो अच्छा काम कर रही है, अच्छा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट से एप्रोप्रिएटली आरबीसी बन रही है। और ये 2 से कम है तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आरबीसी जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट 2 से ज्यादा रहेगा तो ही सही है, तो बोन मैरो अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, रेटिकुलोसाइट कब बढ़ता है कब घटता है, कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। रेटिक काउंट कब बढ़ेगा कब घटेगा, देखो कहीं भी ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है,
नहीं, ऐसे नहीं। ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें बढ़ेगा, क्योंकि बोन मैरो को ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ब्लड तो लॉस हो रहा है ना। ठीक है। दूसरा, अगर कहीं हीमोलिटिक अनीमिया है, थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, ये सब, तो उसमें आपका ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूट रही है तो उसको बॉडी की जरूरत पूरा करने के लिए ज्यादा बनानी पड़ रही है। ठीक है। इसके अलावा कोई न्यूट्रिशनल एनीमिया था, मानो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था, उसका अगर आपने इलाज कर रहे हो, उसका थेरेपी रेस्पॉन्स में बढ़ेगा। ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया का जब ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी का है, ठीक है, B12 का है, इसमें अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो उससे ये होता है कि आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा, बोन मैरो ज्यादा आरबीसी बनाएगी तो रेटिकुलोसाइट ज्यादा होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है। तो इन सब कंडीशन में ये बढ़ता है। कम किस में होता है, और जैसे न्यू बॉर्न बच्चे का हमने देखे था, बच्चे में थोड़ा ज्यादा होता है। कम किस में होगा, बोन मैरो का इन्फिल्ट्रेशन हो जाए किसी वजह से, क्योंकि सारी बनती है बोन मैरो में। अब बोन मैरो में कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कुछ भी चीज हो जाए, ठीक है, उसका टीबी हो जाए, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, सब में कम हो जाएगा। और एप्लास्टिक एनीमिया है, ये एक कंडीशन होती है, इसमें बोन मैरो काम करना कम बंद कर देती है, मतलब काफी कम हो जाता है। इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कभी। ठीक है। प्यूर रेड सेल एप्लेजिया है, कि बोन मैरो में रेड सेल नहीं बन रहे हैं, बस आरबीसी वाले। ठीक है। वो बनेंगे नहीं तो रेटिकुलोसाइट काउंट हो बढ़ेगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे कीमो रेडियोथेरेपी बताया, ये सब हो सकता है। रीनल डिसीज हो सकती है, किडनी की बीमारी है, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि किडनी से एक हार्मोन बनता है, उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन ही है जो एरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब आरबीसी का जो निर्माण है, जो सिंथेसिस है, वो एरिथ्रोपोइटिन कराता है। तो वो हार्मोन किडनी से निकलता है। अगर किडनी की बीमारी है तो उसमें अनीमिया हो जाएगा, मतलब ये आरबीसी बनेगी ही नहीं। ठीक है। और कोई क्रोनिक डिसीज है, अनीमिया और क्रोनिक डिसीज है, इसमें कम हो जाएगा। और इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है, मतलब किसी भी वजह से एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही है, आरबीसी का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे एमडीएस हो गया, विटामिन B12 की कमी हो गई, ये सब। ठीक है। तो ये कोई भी बहुत सारे कारण होते हैं, और भी इसमें बहुत सारी लिस्ट है, वो तो आप बनाते चले जाओ, पर ये कॉमन कंडीशन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है। चलो, ओके।